हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु हुसैन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं बीते हफ्तों की बातों का, जो 18 से 22 नवंबर तक का था। हम यहां पर आज एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टस से मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले एक महीने में जो इवेंट्स हैं उनकी डेट्स और उनके पॉसिबल इम्पैक्ट पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग अमेरिकन मार्केट से आज शुरू करते हैं। नैस्डैक और S&P 500 ने इस साल में करीब 32 से 33% का रिटर्न्स दिया है। नैस्डैक स्पेशली 14,250 से इस साल में अब 19,250 पर आ गया है, यानी करीब करीब 5,000 पॉइंट की रैली देखने को मिली है नैस्डैक पर। वैसे ही S&P 500 भी 4,500 से अभी कुछ 6,000 के आसपास चल रहा है। वहां भी करीब हमने 32 से 33% तक की रैली देखने मिली है इस एक साल में। हमारे मार्केट्स में शुक्रवार के बाउंस बैक के बाद नेट गेन अगर देखें तो करीब करीब 17 से 18% आता है। बढ़ते हुए रेट्स की वजह से अमेरिका में जून जुलाई में एक करेक्टिव फेज चल रहा था। फिर रेट कट की एक्सपेक्टेशंस शुरू हुई और पहला रेट कट सितंबर महीने में आया था और वहां से मार्केट वहां पर 16,200 के आसपास चल रहा था। वहां से लगातार चढ़ते चढ़ते अभी 19,250 पर आ गया है। इसके बीच में वहां के राष्ट्रपति के चुनाव भी हुए और बाइडेन को हराते हुए ट्रंप जीत भी गए हैं। अब ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी जो है वो 20 जनवरी की होगी। 5 नवंबर को इलेक्शन होने के बाद से करीब 2 महीने के बाद वो अपने ऑफिस में एंट्री करेंगे। ये अमेरिका के इतिहास में ये 2 महीना 1933 के बाद से शुरू हुआ है। इसके पहले और भी समय लगता था क्योंकि वहां पर अभी भी इलेक्शन और उनके जो पॉसिबल इनॉग्रेशन जो है उसके बीच में एक गैप रहता है। ये गैप रहने का रीजन है क्योंकि वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम का वो सिस्टम चलता है। वहां पर जो इलेक्टर्स होते हैं वो ऑफिशियली कंफर्म करते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स को। अनलाइक हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पर जो विनिंग पार्टी होती है वो इमीडिएटली ऑफिस में प्रवेश करती है। इस साल में स्टेट इलेक्शंस वहां पर ऑफिशियली वेरीफाई करेंगे रिजल्ट्स को। इलेक्टर्स जो पूरे देश के जो इलेक्टर्स हैं वो फॉर्मली वैलिडेट करेंगे इस आउटकम को 17 दिसंबर को। अब अगली जो इवेंट है वो है यूएस फेड की बैठक जो है 17 से 18 दिसंबर को होनी है और एक्सपेक्टेशन थी वहां पर के फिर से 0.25% का रेट कट में कटौती की जाएगी। रेट कट होगा या कटौती की जाएगी, लेकिन वहां के फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा कि उनकी इकोनॉमी अभी उन्हें कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रही है जिससे कि उन्हें रेट कट करने में कोई घाई करनी चाहिए। अब हमारे यहां पर आ जाते हैं। हमारे यहां पे आरबीआई की अगली बैठक दिसंबर के पहले सप्ताह में होनी है और आरबीआई गवर्नर ने रेट कट के बारे में अभी तक कुछ भी कहने से परहेज किया है। वैसे हमारे यहां के यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने उनसे रेट कट करने का आग्रह किया हुआ है। हमारे यहां पर अभी सभी लोगों का ध्यान महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन रिजल्ट्स पर है। इसका जो भी आउटकम होगा वो एक टेम्पररी इम्पैक्ट के तौर पर देखा जाएगा, जिसका रिजल्ट अब सोमवार को आने वाला है। हमारे मार्केट्स में सेलिंग के कई सारे रीजंस आए इस रीसेंट पास्ट में, जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, इजराइल ईरान हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया और अमेरिका की वजह से हमारे मार्केट्स गिरते पड़ते नजर आए। लेकिन
अभी के लिए मेजर जो रीजन है वो भारत की ग्रोथ स्टोरी की स्पीड पर लगे प्रश्न चिन्ह की वजह से है। अगर हम थोड़ा सा पिछला पास देखें तो जून जुलाई से कमर्शियल और पर्सनल यूज में आने वाले वाहनों की बिक्री में कमी आने की जहां से शुरुआत हुई, वहीं से हमारे मार्केट्स में एक सेलिंग का जो बढ़त है वो देखने को मिली है। किसी भी इकोनॉमी में कमर्शियल व्हीकल्स की जो सेल्स है ये इकोनॉमी में अपटिक या डाउनटिक के सबसे पहले इंडिकेटर्स में से माना जाता है। इसके बाद हमारे कंज्यूमर गुड्स की जो कंपनीज है इनके रिजल्ट से भी हमें यही बात सामने देखने को मिली है कि देश के कंज्यूमर के हाथ में अभी उनका हाथ टाइट है और उन्हें खर्चा करने में दिक्कत हो रही है, वो कतरा रहे खर्चा करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए या ये स्थिति कब सुधरेगी। हमारे देश में चाइना की तरह कोई स्टिमुलस पैकेज अभी के लिए आने वाला नहीं लग रहा है, ऐसे कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में आरबीआई की तरफ से रेट कट यदि आता है तो ये एक हो सकता है कि एक रास्ता हो जिससे कि लोगों के हाथ में कुछ पैसा बच सकता है, लेकिन 0.25% या 0.25% बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट होता है इससे कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमी फ्रंट पे इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी बाबत में आरबीआई की तरफ से ज्यादा रेट कट होने की जरूरत है। दूसरी ओर सरकार के पास में एक दूसरा टूल है, वो है बजट का, जहां पर वो जनता के हाथों में और पैसा देने के रास्ते बना सकते हैं। यदि सरकार फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ बदलाव करे तो लोगों के हाथ में और पैसे आ सकते हैं, लोगों के हाथ में पैसे और बच सकते हैं। तो इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा किक स्टार्ट का काम भी कर सकता है। सरकार को लोकल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए अब इमीडिएटली कोई ना कोई कदम उठाने की जरूरत है। भारत की इकोनॉमी अभी स्टैगफ्लेशन से गुजर रही है। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है? जहां पर लोगों की कमाई स्टैग्नेट हो जाती है, जहां पर लोगों की कमाई रुक जाती है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। और वहीं दूसरी ओर कंजम्पशन आइटम्स की शॉर्टेज के चलते इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जैसे हमारा अभी फूड इन्फ्लेशन है जो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और ऐसी स्थिति को रिवर्स करने के लिए सरकार को इमीडिएट कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर स्टैगफ्लेशन ज्यादा समय तक रहता है तो इकोनॉमी के लिए काफी बड़ी दिक्कतें पैदा करता है। अब चलिए हम कुछ हमारे मार्केट्स की भी बातें करते हैं यहां पर, जिसके लिए हम खास यहां पर आए हैं। हमारे मार्केट्स गत सप्ताह में एक रेंज में ही काफी वॉलेटाइल हो रखे थे और उसी में ट्रेड कर रहे थे, जहां पर 23,300 से 23,600 के बीच में एक रेंज बनी हुई थी। और ये काफी दिनों से हम देख रहे थे कि इसी रेंज के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। गुरुवार को मार्केट्स में एक डर जैसा माहौल शुरुआती सत्र में देखा गया, लेकिन बाद में वो सिर्फ अडानी के शेयरों तक ही सीमित रह गया। बाकी मार्केट में कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा था। शुक्रवार की ओपनिंग से ही मार्केट में एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखने को मिली है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिल रही थी। यदि अगर आप निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट देखेंगे तो उसमें 2:30 बजे तक आपको एक भी डिप नजर नहीं आएगा। शुक्रवार के सेशन का बात कर रहे हैं। जैसे ही निफ्टी ने 23,600 के ऊपर में कंफर्टेबली ट्रेड करना शुरू किया, वहां पर से जो शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई 2:30 बजे के बाद में, वो निफ्टी को 23,900 के भी ऊपर तक ले गई थी। लेकिन फिर लास्ट आधे घंटे में हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा, क्योंकि आगे एक वीकेंड था और ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से लास्ट आधे घंटे में मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था। अब हमारे मार्केट्स के लिए शॉर्ट टर्म में
पोटेंशियल रिस्क कौन से हैं उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला, जो सोमवार को मार्केट खुलते ही आपको जो इंपैक्ट देखने को मिलेगा वो रहेगा महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शंस के रिजल्ट्स का, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। एक, ये टेम्पररी इंपैक्ट होगा उसका। दूसरा, अभी के लिए रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, इसमें अब यूरोपियन कंट्रीज को भी चपेटे में लिया जा रहा है। काफी सारे यूरोपियन देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और अमेरिका ने भी वहां पर अटैक होने की वार्निंग दी है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट पर बना रह सकता है। इजराइल और ईरान के युद्ध में भी अगर कोई बढ़ावा होता है तो इसका भी एक टेम्पररी इफेक्ट मार्केट पर देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग का आउटकम क्या आता है, उसका इंपैक्ट हमें देखने को भी मिलेगा और वो एक मार्केट को दिशा भी प्रदान कर सकता है। यूएस फेड की मीटिंग के बाद पावेल की स्पीच में से क्या निकल कर आता है, उस पर भी मार्केट की सबकी नजर रहने वाली है। दिसंबर 15 के बाद जनरली एफआईआईज के फंड मैनेजर्स छुट्टी पर चले जाते हैं, ये आशंका बनी रहती है। ऐसे में उनके द्वारा की जा रही सेलिंग घटती है या नहीं, इस बात पर भी काफी बहस चल रही है। अब चलिए यहां पर कुछ एफआईआईज की बातें भी कर लेते हैं। एफआईआईज के एक बड़े फंड मैनेजर ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में उन्होंने शेयर बेचकर गलती की है, लेकिन एफआईआईज ने इस महीने में 15 ट्रेडिंग सेशंस में टोटल 40,947 करोड़ की नेट सेलिंग की है। इस हफ्ते में भी उन्होंने करीब करीब 11,500 करोड़ की सेलिंग ही की है। तो उनकी ओर से अभी तक कोई भी रेक्टिफिकेशन वाला ट्रेड देखने को नहीं मिला है। उनकी ओर से कहीं भी बाइंग के ट्रेड्स अभी भी कैश मार्केट में नजर नहीं आ रहे हैं। अब चलिए यहां पर हम दूसरे एसेट क्लास की भी बात कर लेते हैं, जिसमें गोल्ड का भाव शुक्रवार को 77,650 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव 2675 यानी $2675 के आसपास चल रहा था। ये कमोडिटी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रही है। कच्चा तेल भी अभी $70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाल ही के दिनों में इसमें कुछ अच्छा दबाव देखने को मिला है। हम बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन शुक्रवार को क्लोजिंग के समय 99,500 यानी करीब करीब 1 लाख के दरवाजे पर आके खड़ा हो गया है। $1 लाख हम बात कर रहे हैं। ये स्पाइक ट्रंप के जीतने की वजह से देखने को मिली है। अमेरिका के इलेक्शंस के दिन यानी 5 नवंबर को ये कमोडिटी $68,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी। सितंबर के महीने पहले हफ्ते में ये $53,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, यानी वहां से करीब करीब डबल हो गया है ये कमोडिटी। रुपया भी डॉलर के सामने 84 रुपया 44 पैसा यानी 84.44 के भाव पर ट्रेड कर रहा था। इसका ऑल टाइम हाई 85.19 जो कि जून 2024 में ही देखा गया है। अब हम यहां पर कुछ निफ्टी की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी 374 अंक बढ़कर 23,907 पर बंद किया है। वहीं बैंक निफ्टी 51,135 पर यानी 955 अंकों की बढ़त देखी गई है और सेंसेक्स 79,117 यानी 1536 अंक बढ़ गया है इस एक हफ्ता में। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला अग्रणी नाम है 197 का, जो करीब करीब 17% बढ़ा है। उसके बाद नाल्को, वो भी करीब करीब 16 से 17% तक बढ़ा है। फिनिक्स मिल, विजया डायग्नोस्टिक्स, सम्मान कैपिटल और सुजलॉन एनर्जी, ये सभी के सभी शेयर्स करीब करीब 15 से 16% तक की बढ़त के साथ इस सप्ताह में बंद हुए हैं। वहीं घटने वाले शेयरों की भी कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें होनासा कंज्यूमर यानी मामाअर्थ 39% घटा है इस एक सप्ताह में। 40% नेटवर्थ साफ एक सप्ताह में। फिर आ जाइए अडानी ग्रीन, सब अडानी के नाम है ज्यादा करके, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर,
ये सभी के सभी शेयर में करीब करीब 16 से 30% तक का भाव घटे हैं इस एक सप्ताह में। इंद्रप्रस्थ गैस भी है जो 23% तक घट गया है इसी सप्ताह में। अब हम कुछ अगले सप्ताह की बात कर लेते हैं जो 25 से 29 नवंबर का है। अगले हफ्ते में हम नवंबर महीने की F&O की एक्सपायरी देखेंगे, तो यहां पर हमें कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बाजार में बहुत समय के बाद पुट राइटर्स का जोर देखने को मिल रहा है। 27 नवंबर यानी बुधवार को अमेरिका के FOMC की पिछली मीटिंग के मिनट्स जारी भी होंगे और सेम डे Q3 GDP के दूसरे अनुमान भी जारी होंगे अमेरिका से। 29 नवंबर यानी शुक्रवार को भारत के भी Q2 GDP के आंकड़े आने हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन 6.7% पर है अभी। इसके अलावा हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट्स का भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। प्लस अगर कोई भी एस्केलेशन होता है रशिया यूक्रेन वॉर का, तो उसका भी इंपैक्ट हम देख सकेंगे अगले सप्ताह में। शुक्रवार को इतनी बड़ी पुलबैक के बावजूद एफआईआईज ने कैश सेगमेंट में माल बेचा ही है। एफआईआईज की ओर से बिकवाली में कमी या उनकी ओर से कुछ दिनों के लिए बाइंग आने से ही ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बढ़ सकते हैं। मार्केट में पुलबैक में मेनली लार्ज कैप्स में ही रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन जब तक मिड और स्मॉल कैप में रिकवरी देखने को नहीं मिलती, तब तक रिटेलर्स को कोई भी राहत की सांस नसीब नहीं हो रही है। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि टेक्निकली मार्केट आपको क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 22/11/2024 को रिकॉर्ड कर रहा हूं वीकली के लिए। जो वीक में हम लोग पैर रखने जा रहे हैं उसका डेट जो है 25/11 से लेके 29/11 हिसाब से देखा जाए तो ये एक्सपायरी वीक है और मुंबई इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है, तो बाजार ये सब चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो हिसाब से देखा जाए तो बाजार के अंदर दो इवेंट सामने में है। मंडे मॉर्निंग मुंबई इलेक्शन का रिएक्शन, और खास करके जैसे ही बुधवार बृहस्पतिवार को आएगा एक्सपायरी वीक का जो वोलेटिलिटी है, एक्सपायरी डेट का जो वोलेटिलिटी है वो दिखाई देगा। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो लास्ट फ्राइडे जिस हिसाब से बाजार बंद हुआ है, एक पुल बैक, ये हम लोग पुल बैक के हिसाब से ही देखेंगे। तो पहले वीकली देख लेता है। वीकली के हिसाब से देखा जाए तो मैं यहां पर 9 एक्सपोनेंशियल के नीचे जब तक बाजार रहेगा तब तक मैं कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं सोचूंगा। और खास करके जिस हिसाब से सेल ऑफ हुआ है, जो लास्ट दो वीडियो के अंदर हम बताए थे कि 23,660, उसके नीचे एक लास्ट वीक में वो तो हुआ था जो 14/11 को बंद हुआ था, फिजल आउट हुआ था डेफिनेटली, लेकिन नेक्स्ट वीक में ही वो पुल बैक आया है। क्योंकि ये एक खास जोन है, लेवल्स है, वो हम डिटेल्स बातचीत पहले भी किया हो। आप देखना ये पड़ेगा कि 23,600 के ऊपर क्लोजिंग तो आया है, क्योंकि निफ्टी का क्लोजिंग जो दिया है 23,907, बट सामने में ये सब जो जोन है ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। खास करके अभी 9 वीकली एक्सपोनेंशियल का वैल्यू है 24,320, और ये कैंडल का जो हाई है ये है 24,336। दैट मीन्स 24,300 से लेके तो 24,350 काफी हद तक सप्लाई जोन हिसाब से काम होगा। नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो है 24,538, ये जो उसका पहले वाला जो टॉप है, दैट मीन्स वहां भी 24,550। तो ये सब लेवल जब तक क्रॉस करके 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगा, तब तक जो माइल्ड रिकवरी का बात हम लोग कर रहे हैं, दिमाग में है, वो फिजल आउट हो सकता है। वीकली ओवरसोल्ड जोन से घूमने का कोशिश कर रहे हैं काफी सारा इंडिकेटर्स, जो फास्ट है उससे थोड़ा सा सुपर फास्ट है। तो दैट्स मीन्स एक पुल बैक का जो निशानी है वो अभी चल रहा है।
ये कहां तक जाके अरेस्ट होगा, वो वही चीज हम लोग डेली चार्ट में विश्लेषण करने का कोशिश कर रहा हूं। डेली निफ्टी में 13 DMA के ऊपर एक क्लोजिंग तो आया है। हालांकि यहां पर भी एक क्लोजिंग आया था, लेकिन उसके बाद फिजल आउट हो गया। ऐसा एक चैनल के अंदर हम लोग है, मेरे हिसाब से 200 DMA टेस्ट हुआ, फिर से रिगेन किया है, मतलब 200 सिंपल और 13 के ऊपर। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी बाजार लास्ट फ्राइडे को बनाया है। लेकिन ऊपर जाने से ये सब जो लेवल्स है फिबोनाची के हिसाब से, ये 23%, 38%, 50%, ये सब सारा लेवल्स काफी हद तक सेलिंग के लिए आ सकता है, या यहां पर बाजार का जो पुल बैक है, ये पुल बैक अरेस्ट हो सकता है। तो दैट मीन्स अगर बाजार को थोड़ा सा तेजी दिखाना है तो पहले ये चैनल का बाहर जाना पड़ेगा, उसके बाद बाजार का थोड़ा सा रैली, हम लोग पुल बैक के हिसाब से जो सोच रहे हैं वो रैली एक बार बन सकता है। बट फिर से मैं बोल रहा हूं, ये एक विश्लेषण है, विश्लेषण का कारण से हिसाब से मैं एक पुल बैक रैली के हिसाब से ही देखूंगा। जब तक बाजार 25,550 के ऊपर लगातार क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक मैं, मेरे हिसाब से चार्ट एनालिसिस में पॉजिटिव व्यू नहीं रखूंगा। बट जो पॉजिटिविटी अभी दिख रहा है वो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक पॉजिटिविटी के हिसाब से दिख रहा है, क्योंकि डेली 14 डेज RSI भी काफी हद तक ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया था। तो ये था मेरा निफ्टी का विश्लेषण। इसमें ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। हर एक लेवल्स एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो आप लोग घर पे भी देख के बना सकते हैं, क्योंकि एज पर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज कंसर्न, हर एक का यही स्पॉट का लेवल एक ही फिगर आएगा। अब चलिए बैंक निफ्टी में। वीकली बैंक निफ्टी जैसे निफ्टी ज्यादा गिरा है, वीकली बैंक निफ्टी उतना ज्यादा नहीं गिरा है और उतना ज्यादा पुल बैक भी नहीं हुआ। फिर भी बैंक निफ्टी 9 एक्सपोनेंशियल का नीचे ही क्लोजिंग है। हाँ, एक ट्रेंड लाइन बराबर जो चल रहा है वो अभी भी मेंटेन कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का मेन जो चीज रहेगा, मतलब लेवल्स जो हम लोग गौर करने की कोशिश करेंगे, वो है 49,500। इसके नीचे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम और गहरा सकता है। तो ये एक सपोर्ट का जो ब्लू लाइन हम ड्रॉ किया है, एक ब्लू लाइन जो इसके नीचे क्लोजिंग, दैट मीन्स ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को भी पेनिट्रेट करके क्लोजिंग आ जाएगा। पुल बैक में बैंक निफ्टी के अंदर भी काफी सारा रेजिस्टेंस बना हुआ है लास्ट 3-4 सप्ताह से, दैट मीन्स महीना का जो रेजिस्टेंस है वो भी 52,500, 52,600 के आसपास खड़ा हुआ है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी वही पुल बैक चल रहा है जो डेली चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। बट कॉज ऑफ कंसर्न एक ही है, जैसे निफ्टी 13 DMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है, एक ही दिया है, बैंक निफ्टी अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया है। तो मंडे ऑनवर्ड्स देखना यही पड़ेगा कि बैंक निफ्टी कहां तक क्लोजिंग देता है। बैंक निफ्टी भी निफ्टी के जैसे ही ओवरसोल्ड जोन से घूमने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर हल्का सा स्ट्रेंथ निफ्टी से ज्यादा है, बट वही एक ट्रेडिंग बैंड में है। ना तो इसको हम लोग ज्यादा तेजी बोल सकते हैं, ज्यादा मजबूती बोल सकते हैं, ना तो अभी तक ज्यादा मंदी भी हुआ है। तो बैंक निफ्टी एक साइडवेज नेगेटिविटी में चला हुआ है और चल भी रहा है। नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट है, देखना ये पड़ेगा बैंक निफ्टी कहाँ क्लोजिंग देते हैं। बैंक निफ्टी का तेजी बनेगा तभी जब ये सब जोन को बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा, दैट मीन्स कम से कम बैंक निफ्टी को 52,600 के ऊपर लगातार 2-3 क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब जाके बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिविटी बन सकता है। तो यही था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर विश्लेषण। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक का माने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि काफी अहमियत रखते हैं वीक टू वीक के हिसाब से।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए कुछ स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग टेक्निकल विश्लेषण करेंगे, ये तीनों स्टॉक का नाम है सिग्निटी टेक, ईकेसी एंड ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। मैं फिर से बोल देता हूं, ये एक टेक्निकल विश्लेषण है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एडुकेशन पर्पस में और एडुकेशन एप्लीकेशन में मैं कुछ चीज जो एप्लीकेशन करता हूं उसको दिखा के समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि इस बाजार में कुछ कुछ स्टॉक जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसका स्ट्रेंथ का कारण क्या है टेक्निकली। सिग्निटी का अगर चार्ट देखा जाए, ये काफी इंटरेस्टिंग चार्ट बना हुआ है, क्योंकि 1326 का जब भी बीच वाला जोन में काफी दिन से ये बिताते हैं, उसके बाद एक थोड़ा सा पुल बैक शार्प रैली आता है। ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव के हिसाब से ही ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा जाके रिएक्शन करता है। और लास्ट जो 5-6 महीना से देखा जाए तो एक छोटा छोटा कैंडल और भाव मेंटेन हो रहा है, पॉजिटिविटी यही है। लास्ट टाइम वोलेटिलिटी हुआ था, लेकिन 1326 का वही जोन थोड़ा सा पेनिट्रेशन हुआ था, बट क्रॉस डाउन नहीं हुआ। वैसा कैंडल में इस स्टॉक को मैं रेडर लिस्ट में रखना चाहूंगा। अदर ऑसिलेटर एंड इंडिकेटर इज कंसर्न, वीकली एमएसीडी का स्लोप फिर से एक बार चेंज हुआ है, तो ये एक हफ्ता का चेंजेस नहीं होगा जैसे यहां पर भी हुआ था, तो फिर नेक्स्ट वीक में चेंजेस घट गया। तो लगातार कंटिन्यूएशन 2-3 हफ्ता अगर हो, तभी जाके ये स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथन हो सकता है। वीकली स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई इज कंसर्न, मोमेंटम ऊपर की तरफ खींचने का जो सिम्टम्स है वो तो दिखाने का कोशिश कर रहा है। अब देखना ये पड़ेगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इसका प्राइस एक्शन कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है ईकेसी, एवरेस्ट कैंटो। काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के आसपास आके खड़ा हुआ है। हालांकि इस जोन का हाईएस्ट क्लोजिंग तो दिया है, लेकिन पॉजिटिविटी के अंदर जो नेगेटिविटी है वो है सप्लाई जोन के आसपास है। क्या इसके ऊपर जाके उभर के क्लोजिंग दे पाएगा विद वॉल्यूम के साथ, वही देखने के लिए ये स्टॉक को मैंने रेडर लिस्ट में रखूंगा। 220 के ऊपर विद वॉल्यूम क्लोजिंग, प्राइस सेक्शन के अंदर जो मोमेंटम बना हुआ है उसका भी चेंजेस हो सकता है इंडिकेटर के अंदर, लाइक एमएसीडी का स्लोप, वीकली स्टोकेस्टिक्स, वीकली आरएसआई। नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा वो है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। ये काफी नया स्टॉक है, लेकिन एक ट्रेडिंग बैंड के अंदर चल के फिर से एक डाउनवर्ड स्लोप के ऊपर क्लोजिंग आया। यहां पर बार बार क्लोजिंग देने का कोशिश किया, लेकिन फेलियर हुआ। इस बार थोड़ा सा वॉल्यूम डेवलपमेंट होके, जैसे यहां पर वॉल्यूम था 7,34,000, यहां पर वॉल्यूम था 9 lakhs, इस बार का वॉल्यूम है 22 lakhs। दैट मीन्स 3-4 गुना ज्यादा वॉल्यूम लेके ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। और हिसाब से देखा जाए 1326 नया स्टॉक है, तो इसका जो वैल्यूएशन जोन टेस्ट करके ये जाने का कोशिश कर रहा है। सामने में ये सब जोन, दैट मीन्स 1350 से लेके 1450 एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस का भूमिका ये ले सकता है। वीकली एमएसीडी का स्लोप बहुत दिन के बाद चेंजेस हुआ है, जो कि एक पॉजिटिविटी के हिसाब से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक क्या मोमेंटम रहेगा उसके लिए देखना पड़ेगा। वीकली स्टोकेस्टिक्स एंड वीकली आरएसआई इज कंसर्न, ये भी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये भी स्टॉक एक मोमेंटम क्रिएट करने के लिए खड़ा है। क्या प्राइस एक्शन इसको कैरी करेगा? दैट्स वाई मैं इस तीनों स्टॉक के ऊपर ध्यान दूंगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, सिग्निटी टेक, ईकेसी एंड ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू।
ब्रेकआउट स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कंप्लीटली एडुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यू शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।